तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 के लिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है? कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंडों में उपस्थित हो। अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होंगे तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे 20 में 0 आता है, लास्ट में 0 पर समाप्त हो रही है ना ये 20। हम अगर इसके गुणनखंड करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंडों में जैसे तोड़ेंगे तो पहले ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा और फिर ये 5 से कटेगा। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये इसमें देखो अभाज्य गुणनखंडों में 2 भी उपस्थित है और 5 भी उपस्थित है। तो ये दोनों संख्या उपस्थित है, एक वो भी 2 है, यानी कि 2 और 5 कुल मिला के उपस्थित है। तो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। आप और भी चेक कर सकते हो, कोई सी भी संख्या 50 या 100 या कोई भी संख्या 150, अगर वो 0 पे समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 जरूर होंगे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 के लिए मैंने बता दिया कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। जिस संख्या में 2 व 5 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उपस्थित होंगे तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन 6n का हम सॉल्व करेंगे। 6n के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6n को हम किस तरह लिख सकते हैं? 6 की घात n है, तो 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 के फॉर्म में। इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 6 के तो 2 से कटेगा ये, फिर 3 से कटेगा, 2 और 3 आ रहे हैं, तो इस 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 इंटू 3। तो 6 की घात n को हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर ये जो घात है ये इन दोनों पे लग जाएगी, 2 पर भी और 3 पर भी। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला था कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 ये अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पे 2 तो उपस्थित है पर 5 उपस्थित नहीं है, तो निश्चित ही ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 हमें दोनों ही संख्याएं चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित होनी चाहिए तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। यहाँ पे 5 उपस्थित नहीं है तो ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे, क्या लिखेंगे? 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो सबसे पहले तो भाज्य संख्या मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी, जिसने नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो देख ले। भाज्य संख्या पहली संख्या ये सब बताई हुई है मैंने उसमें। फिर ये थोड़ा बताता हूँ अभी। भाज्य संख्या क्या है? वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनफल, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनफल के रूप में जिन्हें लिख सकते हैं हम, जिन्हें 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि जो खुद के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी कट जाए। खुद से तो हर संख्या कट जाएगी, तो खुद के और वन के अलावा जो अन्य दूसरी संख्या से कटती है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
3 है यहाँ पे, तो 3 भाज्य संख्या होगी या भाज्य 3 देखो कुछ से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, तो ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होगी, जिसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से अधिक कितने भी हो जाए, कम से कम हम उसे 2 अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकें। जैसे 8 को हम 2 से भी काट देंगे, 4 से भी काट देंगे, होंगे 2 फैक्टर कहीं पे, खुद के अलावा ये अन्य 2 संख्या से कट रही है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। तो भाज्य संख्या के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनफल हो या जिनको हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, वो भाज्य संख्याएं रहती हैं। तो इनने क्या पूछा, यहाँ पे ये संख्याएं दी हुई हैं और बोल दिया है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये भाज्य संख्या है। अब हमें ये पता करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, मतलब भाज्य संख्या होने की क्या रीजन हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके अगर 2 अभाज्य गुणनफल हैं तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2 भाग में, फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ले लेते हैं पहले 7 × 11 प्लस 18। यहाँ पे देखिए 13 हमको दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम 13 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 13 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 13 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 7 × 11 और प्लस में इसकी जगह पे हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। गुणा में मल्टीपल यहाँ पे इसकी जगह पे अगर 1 लिखोगे आप गुणा में तो उसका कोई मतलब नहीं, गुणा करके उतना ही होना है, इसलिए प्लस में पर जुड़ जाएगा, इसलिए प्लस में यहाँ पे हम 11 लिखेंगे इस 13 की जगह पे, वो ये लिख लिया हमने। तो 13 बार कॉमन आ गया, अंदर ये बचा। अब इसमें 7 का और 11 का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 11 का गुणा करने पर हमें मिलेगा 77 प्लस में ये 1 मिल जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना इसको लिख जाएगा ब्रैकेट में, मतलब गुणा का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे 77 और 1, 77 और 1 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78, 78 ये आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, भाज्य संख्या कौन सी होंगी, जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो, जो 2 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके 2 अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं, तो इसके यहाँ पे 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः ये भाज्य संख्या है। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ पे नीचे लिख देंगे एक लाइन, देखिए चूंकि यह संख्या तो 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। इसके 2 गुणनफल हमने यहाँ पे निकाल दिए, देखो 2 गुणनफल दिए हैं, इसको हम 2 गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब करेंगे हम दूसरे पार्ट को सॉल्व। यहीं पे सवाल में हमें यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है, जैसे उसमें 13 कॉमन मिल रहे थे, इसमें हमें 5 कॉमन मिल रहा है, तो हम 5 को बाहर निकाल लेंगे, बाकी संख्या वैसी की वैसी लिख जाएगी। 7 × 6 × 4, 5 की जगह पे 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, उतना ही होना है, 1 से गुणा करने पर जिस संख्या गुणा करेंगे वही आएगी। × 3 × 2 × 1 और प्लस में ये 5 की जगह पे यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब इसका आपको गुणा करना है, गुणा करके कॉपी पे चेक कीजिएगा कितना आ रहा है, और वो गुणा करके यहाँ पे आपको लिखना है कितना आ रहा है गुणा, कॉपी पे चेक कर लेना। तो इसका गुणा आएगा 1008 प्लस 1, इनको हम जोड़ देंगे तो ये लग जाएगा 5 × 1001, ये आ जाएगा। तो इसको भी हम 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी भाज्य संख्या होगी। इसी तरह जैसे इसमें लिखा है ना, यही भाषा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यह 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, अतः यह भाज्य संख्या है। सेम टू सेम यही यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो आप लिख लेना। तो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7, मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है बट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, और आप बुक्स में भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या बोला गया है
दो लोग हैं, एक सोनिया और रवि। एक खेल का मैदान है जिसके वृत्ताकार पथ जैसे जो ग्राउंड होते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, उसमें होता है वृत्ताकार पथ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो, सोनिया को जो वक्त लग रहा है वो लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहा है सिर्फ 12 मिनट। तो निश्चित ही रवि अपना चक्कर जल्दी लगा लेगा, सोनिया से तेज दौड़ जाएगा, तो वो दोनों अलग अलग तो हो ही जाएंगे। पर क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, मान के चलो इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, रवि भी दौड़ रहा है यहीं से और सोनिया भी दौड़ रही है, इस तरफ को दौड़ रहा है, मान के चलो इधर को, ये दोनों इधर दौड़ेंगे, दोनों एक साथ में दौड़ना चालू कर दें। तो जो रवि है वो तो इसका चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है इस पथ का पूरा, और सोनिया को लगाने में लग रहे हैं 18 मिनट। तो सोनिया धीमी लगा पाएगी, सोनिया को ज्यादा टाइम लग जाएगा, रवि आगे निकल जाएगा। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहीं पे ये कितनी देर बाद मिलेंगे ये हमको बताना है। तो इसको बताने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों संख्याओं का हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है और पता चल जाएगा हमें कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिल जाएंगे। तो हम इन दोनों संख्याओं को निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हमने अभी निकाली है सभी सवालों में, बड़े आराम से आप निकाल लोगे। तो 18 को हम काटेंगे, पहले 2 से कट जाएगा, ये 9 बार 3 से, और फिर एक बार इसको हम 3 से काटते हैं। अब इसको भी काट देंगे हम 2 से 6 बार, और फिर 2 से कट जाएगा ये 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। अब हम इसको लिख सकते हैं 18 को 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2, और 12 को लिखेंगे हम 2 की घात 2 और 3 की घात 1। ठीक, यही होगा। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी दोनों में संख्याएं वो सारी संख्याएं आ जाएंगी, और एचसीएफ में जो कॉमन संख्या होती थी वो आती थी। तो हमको यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है। एलसीएम में जितनी संख्या है वो सारी संख्या में लिख लेंगे। यानी कि मैंने घातों में क्या बोला था, जो बड़ी कॉमन फैक्टर है, अगर कॉमन हमें मिल रही है दोनों में, तो घातों के रूप में अगर लिखा है हमने और दोनों में कॉमन है, तो हम उसमें जो बड़ी घात जिस पे होगी वो वाली संख्या हम ले लेते हैं। बड़ी घातें हमें लेनी है, यहाँ पे 2 की बड़ी घात ले लेंगे हम और 3 की बड़ी घात ले लेंगे। तो इन दोनों की हम बड़ी घात ले लेंगे, क्योंकि दोनों संख्या कॉमन है, 2 भी दोनों में मिल रहा है, 3 भी दोनों में मिल रहा है। तो दोनों की बड़ी वाली घातें हम यहाँ पे ले लेंगे, इनका गुणा करेंगे। देखो 2 पे घात 2 मतलब 2 गुणा 2 4, और 3 पे घात 2, इसका भी 3 बार गुणा, 3 का गुणा 2 बार कर देंगे। तो ये होगा यहाँ पे 4 इंटू 9, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 36। ये आ गया एलसीएम, यानी कि आंसर आ गया। रवि जो 12 मिनट में चक्कर लगा रहा था, सोनिया को छोड़ के भाग गया था, वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद। रवि 12 मिनट में लगा रहा है, 12 मिनट में उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाया 24 मिनट में। इस तरह चक्कर इसके दोनों लगा रहे, सोनिया लगा रही है, उसका चक्कर 18 मिनट में पूरा होगा एक। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कितनी देर बाद मिलेंगे वो 36 आ गया। कितनी देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे नीचे लिखना चाहो लिख दो, अतः तो दोनों 36 मिनट बाद वापस से अपने प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे।
आई होप इस सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमने बस सिंपल सा एलसीएम निकाला है। तो इसी सवाल के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। सारे सवाल हमने 1.1 एक्सरसाइज के कर लिए हैं। अब इन सभी क्वेश्चंस में, सभी सवालों में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, समस्या, दर्द, पीड़ा होनी तो नहीं चाहिए, बट अगर किसी को होती है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे उन्हें क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो भी चैप्टर्स हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन, आगे जो भी वीडियो जाएंगे उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी अपने जो भी मित्र यार गण हैं उनको भी शेयर कर सकते हो। और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक तो आप कर ही दोगे, और मौज मस्ती के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।